संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये चलता है बेटा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। तो दो ही अनुच्छेद हो गए फिर, एक आर्टिकल नंबर 29 और एक आर्टिकल नंबर 30। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से संबंधित है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। देखिए, पहला जो इसमें पार्ट बोला गया है वो पहली बात क्या है उसको पहले आप नोट कर लें। भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के प्रत्येक नागरिक को चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, भाई प्रत्येक नागरिक में तो सब आ गए, चाहे वो भैया बहुसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो या वो अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी भाषा कोमा लिपि, कोमा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, कोमा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। ये इसी आर्टिकल के तहत कहा गया है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। मान लीजिए चाहे वो देश का नागरिक है, वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, चाहे उसकी आबादी ज़्यादा है या उसकी आबादी कम है, वो अपनी भाषा जो भी बोलता है वो उस भाषा की लिपि जिसमें वो लिखता है, उस की संस्कृति, संस्कृति में क्या है, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, ठीक है, उसके तीज त्योहार जो उसके कल्चर से जुड़े हुए हैं, वो हाँ अपने तीज त्योहारों को मना सकता है, वो अपने कल्चर को हाँ जिंदा रख सकता है। दबाव ये नहीं होगा कि आप उसकी तरह रहें। राजस्थान में आप देखते होंगे कि लोग जो हैं
वो मोटी पगड़ी बांधते हैं, सिर पे बांधते नहीं बांधते, बोलो राजस्थानी पगड़ी होती है, ये उनके कल्चर का हिस्सा है, उनकी संस्कृति है। कोई कहने लगा क्यों बांधते हो भाई, है ना, हमारे बीच में रहोगे, यहाँ रहोगे तो ये पगड़ी नहीं बांधोगे। अरे भाई वो उसकी संस्कृति है, और संस्कृति को संरक्षित रखना ये सरकारों की जिम्मेदारी है, उसका अधिकार है ये। कोई व्यक्ति पंजाबी बोलता, मलयालम बोलता, तमिल बोलता, तेलुगु बोलता, हम उनसे कहें नहीं नहीं तुम हिंदी बोलो साहब। क्यों भाई, क्या उनको अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है या नहीं है? बोलो, उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने, है ना, कल्चर को मानने का अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, अगर कोई भी क्यों ना है तो समझिए हर एक आदमी को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि को हाँ सुरक्षित रखने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर किस में कहा है ये? 29 में। बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। लोगों का खान पान देखो भाई, बिहार में लिट्टी चोखा खाते हैं लोग, है वो उनका, बताइए वो उनका खान पान है नहीं है, है? आप साउथ में जाओगे मेंदू वड़ा खाते हैं लोग, गुजरात में जाओगे तो ढोकला और फाफड़ा खाते हैं लोग, है? आप महाराष्ट्र में जाओगे तो पाव भाजी खाते हैं लोग। अगर तुम दाल चावल खाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम सब पर थोपोगे कि सभी दाल चावल खाएं, ठीक है? वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। राजस्थानी पहनावा क्या है? महिलाओं का पहनावा आप देखिए, हम कहने लगा नहीं नहीं ऐसा पहनावा पहनो जैसा हम यूपी के पहनते हैं। भैया हर क्षेत्र की अपनी वैरायटी है, अपनी विविधता है, और उस विविधता में उसको रहने का अधिकार है। आदिवासी समुदाय होता है, नहीं होता, उनका कल्चर अलग है, तो क्या हम ये कहें कि वो अपना कल्चर छोड़ दें? नहीं जी, उनको उनका कल्चर मानने का अधिकार है, ठीक है? तो ये चाहे वो देश का नागरिक अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अपनी भाषा, अपनी लिपि और कल्चर, तो मैंने एक शब्द लिखवा दिया संस्कृति, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें पहनावा है, मेले हैं, तीज त्योहार है, खान पान है, रहन सहन है, सब कल्चर का ही तो हिस्सा है। दूसरी बात क्या बोली गई है, देखो देखिए, राज्य द्वारा पोषित, राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, भाषा आदि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। आदि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। मतलब कोई स्कूल है, सरकार का स्कूल है, एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं जो केरल के रहने वाले हैं और वो उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, वो यूपी में आ जाते हैं, विद फैमिली आ जाते हैं, उनके बच्चे कहीं तो पढ़ेंगे, वो अपनी फैमिली को साथ लाते हैं। अगर वो साथ लाते हैं तो उनके बच्चे मलयालम बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या यूपी के स्कूलों में उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा? अरे केरल के किसी व्यक्ति का परिवार यूपी में आ जाता है तो उनके बच्चों को क्या यूपी के स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जाएगा?
कि भैया अपने यहाँ जाकर पढ़ो, तुम्हारे यहाँ तो मलयालम है, उधर ही जाकर पढ़ो ही, यहाँ तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, केरल वालों का एडमिशन नहीं होगा। तो गलत है नहीं है? तो कोई भी व्यक्ति है राज्य के द्वारा पोषित किसी भी स्कूल में या संस्थान में, शिक्षण संस्थान में, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, भाषा आदि के आधार पर उसे एंट्री लेने से, प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता, उसको प्रवेश दिया जाएगा। चलिए एक लिखेंगे आर्टिकल नंबर, देखो एक बात और आपने देखी होगी, ये जो हमारा पहनावा है, पैंट शर्ट हम लोग पहन रहे हैं, टाई बांध रहे हैं, ये सब पहनावा जो हमारा, ये पश्चिमी सभ्यता का पहनावा है, ये पाश्चात्य सभ्यता का हमारे ऊपर पड़ने वाला असर है। हम पश्चिम की गिरफ्त में हैं। क्या वास्तव में आप देखिए घर में, परिवार में पुराने जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे, अगर बात करेंगे तो वो धोती बांधते थे, तहमद बांधते थे, है ऐसा नहीं है, कुर्ते पहनते थे, आदमी भी कुर्ते पहनते थे। बुजुर्गों को कभी आपने देखा होगा, वो हिंदू टोपी होती थी, मुस्लिम टोपी अलग होती है, हिंदू टोपी होती थी, वो हिंदू टोपी भी पहनते थे, नहीं पहनते थे? अगर आज किसी पे थोपा जा रहा है, पिताजी कहने लगे नहीं नहीं तो वो तहमद बांध है, तो धोती पहन कर जा, बताइए क्या किसी पे ये चीज़ थोपी जा रही है? नहीं थोपी जा रही, उसका मन है, अगर वो चाहे तो पहन सकता है, नहीं चाहे तो ना पहने, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते अगर कोई पहन का आ जाता तो कि तुम नहीं पहनोगे इसे, ठीक है, तुम्हें ये पहनने का अधिकार नहीं है। हाँ, इस बात का थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, कल्चर को बनाने का और मानने का अधिकार तो है, लेकिन इस बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर संस्थान की अपनी एक ड्रेस होती है, एक पर्सनल कोड होता है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसा मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बन गए हैं, आप पीसीएस अधिकारी बन गए हैं, और आप जो है अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते, आज भी आप दफ्तर में वो लुंगी बांध के जाते हैं। बताओ, कोई कहता कि लुंगी मत बांधिए, आप बोले नहीं नहीं ये तो हमारा कल्चर है, हम तो इसे मानेंगे, लुंगी बांधोगे तो भैया घर में बैठिए लुंगी बांधिए फिर, है, क्योंकि वो ऑफिस है, ऑफिस की अपनी ड्रेस है या नहीं है। स्कूलों में बच्चों को ड्रेस मुहैया कराई जाती है या ड्रेस बच्चे खरीदते हैं, सबकी ड्रेस एक सी होती है, नहीं होती? एक तो सबकी ड्रेस जब एक सी होती है तो टीचर के सामने सब समान होते हैं, क्योंकि ड्रेस होती है, रंग एक है, कपड़ा एक है, ड्रेस एक होने से एक तो टीचर के दिमाग में अमीरी और गरीबी वाले विभेद नहीं आते। सबकी ड्रेस एक सी होगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन जो है वो अमीर घर से है, कौन गरीब घर से है। ड्रेस का पहला फ़ायदा ये है। दूसरा, ड्रेस जो है वो सबको समान बनाती है, सबको क्या करती है? समान बनाती है। ऐसे में अगर हर बच्चा अपनी अलग ड्रेस पहन का आए, हर एक की ड्रेस अलग हो, तो उसके पहनावे से ही आप बता सकते हैं कि ये किस परिवार से आता है, अच्छा परिवार है, मालदार परिवार है, अमीर परिवार है, गरीब परिवार है। और उससे कहीं ना कहीं विभेद जैसी स्थिति बन जाती है, मानसिकता बदल जाती है, मानसिकता बदल जाती है, और ये विभेद आगे चल के उस जन समुदाय के या उस बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने देखा होगा, तुमने देखा होगा कि पुलिस जो है वो नंबर प्लेट के साथ में कुछ लोग अपना पद लिख लेते हैं। उस पद के लिखने से कहीं ना कहीं जो चेक, गाड़ियों को चेक करने वाली टीम होती है, उसके ऊपर, उसके दिमाग पर असर गलत बैठता नहीं बैठता। एक की मोटरसाइकिल पे लिखा हुआ है कलेक्ट्रेट विभाग, तो उसको पता है, जो गाड़ी चेक करने वाला कोई भी चेकर है उसे पता कलेक्ट्रेट विभाग लिखा हुआ है, यार इसका कोई ना कोई बंदा जो है, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ है। तो बताइए मजिस्ट्रेट के यहाँ तो अगर कोई नौकरी कर रहा है तो थोड़ा दबना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वो आदमी, वो मोटरसाइकिल गलत काम कर रही है या उस आदमी ने गलत काम करा है, तो उससे कहीं ना कहीं फ़र्क बैठता, पद को लिखने से नहीं बैठता। इसलिए तुमने देखा होगा इमरजेंसी के जो वाहन है उन्हीं पर लाइट छोड़ी गई है। बाकी जो लाइटें हैं, पहले होती है मंत्रियों की गाड़ी पर लाइटें होती थी, है, अब वो सब लाइटें क्या कर दी? हटा दी। हॉर्न सबके सामान्य कर दिए गए हैं। लेकिन जो इमरजेंसी की गाड़ियां हैं, जैसे एम्बुलेंस है, जैसे पुलिस के वाहन हैं, जो इमरजेंसी के वाहन उनमें ऐसा छोड़ा गया है। तो मैं इस बारे में बता रहा हूँ कि ये जो संस्कृति की बात आती है ना,
तो पहनावा आपका अपना होता है, आप उस अपने पहनावे को बनाए रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल ये रखें कि अगर आप किसी ऑफिस में हैं, अगर आप किसी स्कूल में हैं, अगर आप किसी संस्थान में हैं, तो फिर आपको उस संस्थान के यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल में ड्रेस पहन कर नहीं जाते थे तो टीचर भगा देते थे, है? कभी पैंट पहन गए तो शर्ट ना थी, शर्ट पहन गए तो पैंट दूसरी थी, ऐसा था या नहीं था? हाँ, गए फुल ड्रेस में, फुल ड्रेस में, और ना तो घर कूजा। वो क्यों कह रहे थे? सिमिलरिटी के लिए। यूनिफॉर्म समानता का बेहतर उदाहरण है। चलिए भाई, हम बात करेंगे इसके बाद आर्टिकल नंबर शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में अनुच्छेद नंबर आएगा अपना 30। आर्टिकल नंबर 30, अनुच्छेद नंबर 30। शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, व उनका प्रशासन करने, का अल्पसंख्यकों को अधिकार, अल्पसंख्यकों को अधिकार। अल्पसंख्यकों को अधिकार मामला क्या है? देखिए, हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सब अल्पसंख्यक है, बाकी सब माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी में क्या आता? हिंदू धर्म। तो धार्मिक रूप से अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो मुस्लिम हो गए, बोलो जैन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए। ये अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने लिपि को बरकरार रखने के लिए ये अपने शिक्षण संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं। इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, अपने शिक्षण संस्थान बना सकते हैं। प्राइवेट बहुत सारे मदरसे इसी के अंतर्गत शामिल होते नहीं होते? बोलो, स्कूलों गांव में जो मदरसे होते हैं नहीं होते, वो इसी के दायरे में तो आते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को हाँ शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, वो उनका प्रशासन चला सकते हैं, मतलब उनको मैनेज कर सकते हैं। अब ये एक ही अल्पसंख्यक वर्ग की बात नहीं है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है तो वह अपनी लिपि को, अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उन शिक्षण संस्थानों को वो मैनेज कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, उनको चलाने का अधिकार भी है। तो आर्टिकल नंबर 25 में क्या था? अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या था? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में क्या था? धार्मिक कर से मुक्ति। 28 में क्या था? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 में, और 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन का अधिकार। ठीक है, तो अब रह गया एक पार्ट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कल वाली क्लास में हम लोग कर लेंगे।